हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताज शाहिद। बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 7 की, फर्स्ट ईयर। इस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। सही है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। सबसे पहली बात होती है इसके अंदर किस चीज़ की? काउंटिंग टेक्निक्स की। बेसिकली ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब क्या है? काउंटिंग टेक्निक। काउंटिंग टेक्निक से मुराद कौन सी काउंटिंग है? बच्चों, ये वो काउंटिंग नहीं है जो आप लोगों ने बचपन में करी थी। ये थोड़ी सी एडवांस काउंटिंग है। एडवांस काउंटिंग का मतलब, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है जिसमें मेरे पास कुछ होल्स मौजूद हैं। सही है। अब मुझसे ये कहा जाए कि भाई इन होल्स को काउंट करके बताओ, तो एक रास्ता ये है इसको काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब यहाँ पे 12 होल्स हैं, मैंने इसको एक एक करके काउंट कर लिया। क्योंकि यहाँ पे होल्स की तादाद कम थी, ये काउंटेबल थे, तो मैंने इनको आसानी से काउंट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा होल्स आ जाएं और मैं एक एक करके काउंट करना शुरू करूँ तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये काउंट नहीं हो पाएंगे। तो मुझे इस काम को फास्ट बनाना है। तो काउंटिंग टेक्निक से बात पता चली कि इस चीज़ को तेज़ कैसे बनाएंगे। बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम्स हैं। और रॉस की बात करें तो अगर हम यहाँ पे 3 रॉस हैं, तो 3 रॉज हैं, 4 कॉलम्स हैं। मुझे अगर इनकी तादाद निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ होल्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, आने वाला आंसर वही होगा जो मैंने एक एक वैल्यू काउंट करके निकाला था। सही है। तो पता क्या चल रहा है कि काउंटिंग टेक्निक्स जो हैं वो काम को आसान बनाती हैं, काउंटिंग को आसान बनाती हैं। आप जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम इसे तादाद निकालने को कहते हैं ज़्यादातर, कि इस चीज़ की तादाद कितनी होगी, इस चीज़ की तादाद कितनी होगी। काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? काउंटिंग टेक्निक्स के हिस्से हमारे पास, मतलब मेथड्स नहीं है, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी। सही है। तो ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? काउंटिंग टेक्निक्स के मेथड्स हैं। सही है। इन मेथड्स को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले पढ़ूंगा एंड और रूल को। अब एंड और रूल क्या कहता है हमसे, इस बारे में हम बात करेंगे। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है ऐड। किसको मल्टीप्लाई कराना है, किसको ऐड कराना है, सवाल ये पैदा होता है। एक सवाल देख लेते हैं ताकि हमें बात आसानी से समझ आ जाए। Habib has 3 books and Taha has 2 books. In how many ways
In how many ways can they exchange a book? सही, बात को समझिएगा। हबीब के पास 3 बुक्स हैं, ताहा के पास 2 बुक्स हैं, दोनों एक दूसरे से बुक एक्सचेंज कर रहे हैं। सही है बेटा, दोनों एक दूसरे से बुक एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक बुक जो है वो हबीब की ताहा के पास जाएगी और ताहा की एक बुक जो है वो हबीब के पास जाएगी। एक्सचेंज का मतलब यही है ना, मतलब 3 में से हबीब की एक किताब ताहा के पास जाएगी और ताहा की 2 किताबों में से एक किताब हबीब के पास जाएगी। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि हबीब के पास जो 3 किताबें हैं वो है H1, H2, H3। ताहा के पास जो 2 किताबें हैं वो है T1 और T2। सही है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हबीब की पहली किताब H1 ताहा के पास चली गई और ताहा की पहली किताब हबीब के पास आ गई। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि H1 ताहा को दे दी और T1 हबीब को दे दी, या फिर ये हो सकता है कि H1 ताहा को दे हबीब और ताहा अपनी सेकंड बुक हबीब को दे दे। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि H1 उसके पास चली गई, T2 उसके पास आ गई, या फिर H2 उसके पास चली गई, मतलब हबीब की दूसरी किताब ताहा के पास चली गई, ताहा ने अपनी पहली किताब ही दी। या फिर हो सकता है कि हबीब अपनी दूसरी किताब दे और ताहा भी अपनी दूसरी किताब दे दे उसे। या फिर हो सकता है कि हबीब अपनी तीसरी किताब दे ताहा को और ताहा अपनी पहली किताब दे उसे। या फिर हो सकता है कि हबीब अपनी तीसरी किताब दे और ताहा अपनी दूसरी किताब दे। तो मैंने क्या करा है, इसको काउंट किया है इस तरीके से। मेरे पास कितने रिजल्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं एक्सचेंज की। ये है ना, H1 उसके पास चली गई, T1 इसके पास आ गई, H2 उसके पास चली गई, T1 इसके पास आ गई, H3 उसके पास चली गई, T1 इसके पास आ गई। ये एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये एक्सचेंज की जो पॉसिबिलिटीज हैं इनके रिजल्ट क्या आया, 6। सही है। तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हमने इस 6 रिजल्ट को डायरेक्ट निकाल लें। हबीब के पास 3 किताबें हैं, आगे आज 2 किताबें हैं, दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है, एंड। हबीब की 3 में से एक किताब ताहा के पास जाएगी, ताहा की 2 किताबों में से एक किताब हबीब के पास जाएगी, मतलब दोनों में से एक एक चाहिए, दोनों में से एक एक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 6 तरीकों से एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, एंड आ रहा था तो हमने आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। दूसरा सवाल देखते हैं। In how many ways can Sarah take one apple, one orange, और कर लेते हैं इसको, और रूल समझा रहा हूँ मैं। In how many ways can Sarah take one apple or one orange or one mango from 4 apples, 3 oranges and 5 मैंगोज। मतलब एक एप्पल चाहिए, या तो एक ऑरेंज चाहिए, या तो एक मैंगो चाहिए, मतलब हमें एक ही वैल्यू चाहिए, या एक एप्पल या एक ऑरेंज या एक मैंगो। और आ रहा है, और का मतलब है नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेंगे, और का मतलब ये है कि हम इन सबको आपस में ऐड करा देंगे, 4 + 3 + 5।
7 + 5 मतलब 12 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्या कह सकते हैं? 1 एप्पल, 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो। बेटा सब में से एक एक चाहिए। एप्पल्स में से एक चाहिए, ऑरेंजेस में से एक चाहिए, मैंगोज में से एक मैंगो चाहिए, सब में से एक एक चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 4 × 3 × 5। सही है। 5 × 3 = 15, 15 × 6 = 60 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी एंड और रूल के हवाले से कि जब भी सब में से एक एक चाहिए होगा तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब भी एक वैल्यू चाहिए होगी बस मतलब और होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कराएंगे। बात होती है अब परमुटेशंस। बेसिकली ये परमुटेशन है क्या चीज और इस मेथड को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इफ n distinct objects are given, n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे दें हमें, and we have to arrange R and n is greater than equal to R out of them. Such an arrangement is called a permutation of n objects taking R at a time. सही है। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो परमुटेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, अरेंजमेंट के लिए। जब भी हमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होगा तो हम परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। कहीं पे सवाल में अगर लिखा जाए कि ऑर्डर मैटर कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। सही। जब भी हमें n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होगा, अरेंज करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, NPR। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो कि है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर। तो परमुटेशन के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट के लिए। सवाल देखते हैं। कुछ सवालात पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको इनको अरेंज करना है, और कुछ सवालात में लिखा नहीं आएगा अरेंज करना, लेकिन आपको वर्डिंग से ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो वहां पे हम परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अ जेंटलमैन हैज 6 spare rooms for guests. In how many ways can he accommodate
3 guests each in a separate room। बात समझ आ रही है? 6 रूम है, 3 गेस्ट को उनमें रखना है। कितने तरीकों से हम उनको रख सकते हैं? तो बेटा हमारे सामने 6 रूम है, 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारे पास 3 गेस्ट हैं, हो सकता है कि पहला इसमें बैठ रहे, दूसरा इस रूम में रहे और तीसरा इस रूम में रहे, या फिर ये हो सकता है कि पहला इस रूम में रहे, दूसरा इस रूम में रहे और तीसरा इस रूम में आए। तो कुछ भी अरेंजमेंट हो सकती है, या तो ये अरेंजमेंट हो सकती है यहाँ से यहाँ तक की अरेंजमेंट, या तो यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। तो यहाँ पे अंदाजा में हो गया कि यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है। अरेंजमेंट की बात हो रही है तो बड़ी वैल्यू क्या है n, छोटी वैल्यू क्या है r। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, n पी आर इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे, 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला गया, 4 5 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 120 इसका आंसर है। परमुटेशन को सॉल्व करने के 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता कहलाता है स्लॉट मेथड। नंबर ऑफ वेज इससे भी आ सकते हैं हमारे पास। स्लॉट मेथड के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम बनाएंगे 6 स्लॉट्स, सॉरी जो छोटी तादाद है उतने स्लॉट्स बनाएंगे, मैंने ये गलती कर दी। स्लॉट मेथड में क्या करते हैं, जो छोटी वैल्यू है उतने स्लॉट्स बनाते हैं। सही है, ये है पहला गेस्ट। पहला गेस्ट जब भी मतलब उस क्या कहते हैं जेंटलमैन के पास आया तो उसने देखा कि उसके सामने 6 रूम्स मौजूद हैं। जो पहला गेस्ट है वो इन 6 में से किसी एक रूम में जाएगा। सही है, तो पहले गेस्ट के पास कितनी चॉइसेस मौजूद है? पहले गेस्ट के पास 6 चॉइसेस मौजूद है, मतलब वो एंटर हुआ तो उसके सामने 6 कमरों के दरवाजे। तो पहले वाले का कितनी चॉइसेस है, हम नंबर ऑफ वेज के अंदर क्या लिखते हैं, चॉइसेस। पहले गेस्ट का कितनी चॉइसेस थी, 6। मिसाल के तौर पे उसके पास था रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5 एंड रूम 6। वो रूम 1 में रुक गया। दूसरा जब गेस्ट आया तो एक रूम तो ऑलरेडी फिल्ड हो गया, अब उसके पास से एक चॉइस चली गई, मतलब अब उसके सामने 5 रूम है, एक तो ऑलरेडी बंदा चला गया उसमें। अब जो दूसरा गेस्ट आया तो उसके सामने कितनी चॉइसेस मौजूद हैं, उसके सामने 5 चॉइसेस मौजूद है। 5 में से किसी एक रूम में जाएगा वो, हो सकता है कि वो, अच्छा हमेशा यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कितनी चॉइसेस हैं, उनको लिखते हैं बॉक्स में। अब ये आया, इसके सामने 5 चॉइसेस थी, 5 में से किसी एक रूम को इसने अपने लिए बुक करा लिया, ये एक रूम में रह गया। अगले बंदे के लिए, अगला गेस्ट जब आया जेंटलमैन के पास तो उसके सामने अब कितने रूम्स रह गए, 2 तो ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं। अब उसके सामने कितने रह गए, उसके सामने जो है वो अब 4 रूम्स रह गए, रूम 3, रूम 4, रूम 5 या फिर रूम 6। 4 में से किसी एक में जाएगा, मतलब इसके कितनी चॉइसेस हैं, 4। इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, ये आप परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाएं या आप स्लॉट मेथड का इस्तेमाल करें, दोनों से आने वाले आंसर्स सेम होते हैं। आगे चलेंगे। In how many ways can a cricket 11 choose a captain
a vice captain and a wicket keeper. बेटा अब तीनों को अलग अलग पोजीशन देनी है, मतलब 3 लोग तो सेलेक्ट करने हैं हमें 11 में से, लेकिन तीनों पे इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, तीनों को अलग अलग पोजीशन देनी है। जब भी हम किसी मतलब जब भी हम लोगों को अलग अलग पोजीशन देते हैं तो हमेशा क्या होगा, फड्डा होगा कि भाई मैंने एक को सबसे ऊपर की पोजीशन दी, दूसरे को नीचे वाली पोजीशन दी, उससे नीचे वाली पोजीशन तीसरे को दे दी, तो होगा क्या भाई, फड्डा होगा। तो एक और पहचान ये है कि जहां पे आपको लगे कि फड्डा हो जाएगा वहां पे परमुटेशन अप्लाई होगा। जब भी लोगों को अलग अलग पोजीशन देनी है तो हमें वहां पे हम क्या करेंगे, परमुटेशन अप्लाई करेंगे। टोटल कितने लोग हैं, 11, एन है हमारे पास 11, कितनी पोजीशन देनी है, 1 2 3 पोजीशन देनी है, तो आर क्या हो गया 3, आंसर क्या आएगा 11p3, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया हमारे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल खोल देंगे 8 10 9 8 फैक्टोरियल तक, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल चला गया, रिजल्ट आएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 11, नाइन 990 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी को स्लॉट मेथड से, अगर मैं करना चाहूँ तो इसी सवाल को मैं स्लॉट मेथड से भी कर सकता हूँ। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, 3 लोग चाहिए, 3 बॉक्स बनाए, कैप्टन, वाइस कैप्टन, कीपर। अच्छा तीनों अलग अलग होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं हुई थी, तो हम तीनों को अलग अलग ही सपोज करेंगे। पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं, कैप्टन मुझे बनाना है, मेरे सामने 11 लोग हैं, तो मुझे 11 में से किसी एक को कैप्टन बनाना होगा, मतलब मेरे पास 11 चॉइसेस मौजूद होंगी। अब 11 में से किसी एक को मैंने कैप्टन बना दिया तो वो साइड पर हो गया, अब कितने रह गए 10, 10 में से किसी एक को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा, 10 में से एक को वाइस कैप्टन बना दिया, उसको भी निकाल दिया मैंने, साइड पे कर दिया। अब कितने लोग रह गए मेरे पास, 9, 9 में से किसी एक को कीपर बनाऊंगा मैं, तो मेरे पास का रिजल्ट आ जाएगा 990, तो हमारे पास का आंसर हो जाएगा 990। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। कि जहाँ पे भी अरेंजमेंट की बात आए, जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा हो कि अरेंजमेंट हो रही है, जहाँ पे भी अलग अलग पोजीशन देने की बात आए, वहाँ पे हमेशा क्या अप्लाई होता है, वहाँ पे हमेशा हमेशा परम्यूटेशन अप्लाई होता है। अब मैं बात करता हूँ वर्ड्स वाले सवालात की, जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहता है, जिनमें वर्ड्स की अरेंजमेंट की बात होती है। How many different ways, नहीं, how many different words, sorry, can be formed from the letter of the word, from the letters of the word daughter। सही है बेटा, डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, मैं इनको अरेंज करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास
n क्या है 8। कितने लेटर्स को अरेंज करना है, 8 के 8 को अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि 8 में से 3 को अरेंज करो, 8 में से 5 को अरेंज करो, यहाँ पे बस कहा हुआ है कि डॉटर से वर्ड्स बनाने। तो डॉटर के जितने भी लेटर्स हैं उन तमाम लेटर्स को हम अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेंगे। तो आर भी क्या होगा 8, 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स को अरेंज करना है, तो इसका आंसर होगा 8p8 जो कि हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आ गया नीचे। एट फैक्टोरियल का रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा 40320। 0 फैक्टोरियल हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है। 40320 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, जब भी हमें मेरे पास वर्ड्स आ जाएं और उनको अरेंजमेंट की बात आए, जब भी हमारे पास डिफरेंट लिख लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेटर्स बराबर है किसके, n फैक्टोरियल के। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका रिजल्ट। जब भी हमें डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करना होगा, लेटर्स जब भी डिफरेंट होंगे तो हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास n क्या है, मतलब कितने लेटर्स हैं, 8 है, तो डायरेक्ट आपने 8 फैक्टोरियल लिख दिया, तो उसका आंसर 40320 आएगा। बात आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी। फिर उसके बाद एक और सवाल की बात करते हैं। इक्वेशन एक हमारे पास वर्ड है, इसके लेटर्स को अरेंज करना है। इसके लेटर्स को हम कैसे अरेंज करें भाई, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, 8 के 8 डिफरेंट्स हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी। डायरेक्ट आप क्या कह देंगे 8 फैक्टोरियल, मतलब 40320। सही है। अगर आपसे कहा जाए कि ए बी सी इसको अरेंज करना है, 3 लेटर्स हैं, इनको अरेंज करना है, इनसे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, मतलब 6। अलग अलग हैं तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। अब बात करते हैं अगले उसकी। जब लेटर्स रिपीट हो रहे हों तो हम क्या करेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट या फिर permutations of n things taking all at a time, मतलब तमाम की तमाम एक वक्त में आप यूज कर रहे हैं। when r of them are alike of one kind, s of them alike of another kind, t of them are alike of third kind। सही है। इसका मतलब क्या है, टोटल n वैल्यूज हैं जिनमें r वैल्यूज एक जैसी हैं
एस वैल्यूज एक जैसी हैं और टी वैल्यूज एक जैसी हैं। मतलब मेरे पास एक लेटर है, एक वर्ड है ए, बी बी, सी सी। तो ए जैसी तीन है, मतलब ए लेटर्स तीन है, बी तीन है और सी दो, बी दो है और सी दो है। तो ये क्या हो गई हमारे पास आर वैल्यूज, ये हो गई हमारे पास क्या एस वैल्यूज, और ये क्या हो गई हमारे पास टी। एक काइंड की तीन वैल्यूज हैं, एक काइंड की, दूसरे काइंड की दो वैल्यूज हैं और तीसरे काइंड की दो वैल्यूज हैं। सही है, बात समझ आ रही होगी। जब रिपीटेशन अलाउ होगी तब हम करते क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है परमुटेशन का, परमुटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि n फैक्टोरियल से नीचे वालों को डिवाइड कराना है। अब इसका सवाल करेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि इसका सवाल कैसे करना है। आपके पास एक वर्ड दे दिया गया है कमेटी, सही है। अब इसको अरेंज करना है, क्योंकि बेटा अगर मैं m को इधर ले आऊँ और इस m को इधर ले आऊँ तो m को m से इंटरचेंज करने पे, रिप्लेस करने पे जो अरेंजमेंट बनेगी वो अलग नहीं होगी, वो सेम ही होगी, वो कमेटी वर्ड ही रहेगा अगर m को इधर ले आऊँ और उस m को इधर ले जाऊँ। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जब रिपीटेशन आती है, जब भी वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं। परमुटेशन बराबर है किसकी, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर आ गया 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, m कितने बार रिपीट हो रहे हैं, m दो बार रिपीट हो रहे हैं, m की तादाद 2 है तो 2 फैक्टोरियल। t जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। e जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं 9 2 2 2। तो 9 फैक्टोरियल हो गया 362880 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, तो नीचे हमारे पास 8 आ जाएगा। इस वैल्यू को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45,360 अरेंजमेंट्स। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं। एक और वर्ड आ जाए मेरे पास मिसाल के तौर पे, अरेंज। इसको अरेंज करना है, इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस चाहिए, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल अपॉन ए कितनी बार है, 1 2, 2 बार ए है तो 2 फैक्टोरियल। और क्या, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, आर, आर 2 बार है तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सेवन फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 5040 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1260 इसका आंसर। तो आप लोगों को बात समझ आ रही होगी कि जब भी लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे किस तरीके से हमें इसको अरेंज करना होगा। इसी तरीके से एक सवाल है हमारे पास, सवाल में पढ़ रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स चाहिए विच कैन बी मेड विथ 6 फ्लैग्स। 6 फ्लैग्स हैं टोटल, एन हमारे पास आ गया 6 फ्लैग्स की तादाद है ये। 2 ऑफ विच आर वाइट, नंबर ऑफ वाइट फ्लैग्स है हमारे पास 2, 2 ब्लैक, तो हमारे पास ब्लैक फ्लैग्स जो है वो 2 हैं, एंड 2 रेड, और रेड फ्लैग्स हमारे पास हैं 2। ऑल दी 6 फ्लैग्स बीइंग यूज्ड एवरी टाइम, 6 के 6 फ्लैग्स को यूज करना है हमें। मतलब हमें
हमारे पास n ये हो गया, ये होगा हमारे पास r, ये हो जाएगा हमारे पास s और ये हो जाएगा हमारे पास t। क्योंकि हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं, 6 के 6 को अरेंज करना है, अरेंज करके ही हमारे पास सिग्नल्स बनेंगे। लेकिन क्योंकि रिपीटेशन हो रही है, 2 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं, तो हम यहाँ पे परम्यूटेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 720 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिफरेंट सिग्नल्स बनेंगे। तो यहाँ तक तो हमने अभी सिर्फ बात कर ली बेसिक परम्यूटेशन की, कि अरेंजमेंट की जब बात आएगी तो हमें चीज़ों को किस तरीके से अरेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम परम्यूटेशन के और सवाल देखेंगे। परम्यूटेशन थोड़ी सी लेंथी है, अगली वीडियो में परम्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगी। कॉम्बिनेशन तो बहुत ही छोटा सा है टॉपिक।